प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। आज जो 627वां कार्यक्रम छू और 2000 वर्षक 265 व्याव छू उपन्यासिका वाचन क्रम में हम डॉक्टर तिलकराज जोशी हमारे पटल पर छन, जब आज उपन्यासिका तुम्हारे नाम की पाती से तीसरा भाग आज प्रस्तुत हो और हमारे पटल पर अपन आशीर्वाद देने ला रही श्रीमती चंपा जोशी जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जो हल्द्वानी बट्टी में जो और ले जुड़ा लिया पटल पे कृतिकार में सबको अभिनंदन करनो, स्वागत करनो, सबको प्रणाम करते हुए डॉक्टर तिलकराज जोशी निवेदन करूँ कि आज त्योहार भाग जो अंतिम कड़ी छू उपन्यासिका तुम्हारे नाम की पाती से यह क्रम का अखिल बोना कृपा करा। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम, जय। धन्यवाद जोजू और मोहन कृति पटल पर समस्त जो उपस्थित छे उनके मेरा नमस्कार और जो आल उनके लगे नमस्कार से मैं अपना तुम्हारे नाम की पाती से उपन्यास का अंतिम भाग प्रस्तुत करने हूँ प्रस्तुत है। डियर, बहुत बहुत प्यार व आशीष। अभी अभी चिरंजीव सुरेश का पत्र आया। तुम्हें यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि चिरंजीव सुरेश ने अपने पत्र में लिखा है कि वह अब पढ़ने हेतु अपने मामा के साथ जा रहा है। उसका मामा कहीं बरेली मिल में काम करता है। पता नहीं क्यों उसे मेरे से अलग कर दिया गया। घर से सरला अपने विभागीय कार्य से यहाँ आई थी। उसने बताया कि हमारी पूजनी भाभी जी ने भाई साहब के लाख मना करने पर भी चिरंजीव सुरेश को बरेली ही भिजवाया। ऐसा लगता है कि पूजनीय भाभी ने हमारे विरुद्ध खूब जहर उगला है, किंतु अब मुझे इन ऊल जलूल बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, सौभाग्यवती चंद्रा का उपयुक्त बातों से दिमाग खराब हुआ ही है। पता नहीं किस अभिशाप से नारियां किसी भी बात को अपने मन में छिपा नहीं सकती। सरला ने यह सब बातें उसे नहीं कहनी थी। चंद्रा जी भी उसी प्रकार सुबह शाम विशेषकर भोजन और आराम के समय मेरी भाभी पर आग उगलने लगी तो मुझसे यह सब कुछ सहन न हो सका और उसका मेरे से वाक युद्ध हो गया, जिसकी परिणति अश्रु बम में हुई। इस बीच दोनों 36 बने हुए हैं। मुझे इस बात से बड़ी उड़न है कि हम अपने बहुमूल्य समय को दूसरों की नुक्ताचीनी में बर्बाद कर दें। यद्यपि मानव स्वभाव होने से कुछ सीमा तक यह क्षम्य है और स्वाभाविक भी, किंतु रात दिन की टिक टिक अपनी शांति को ही भंग करती है। सरला बिमला की शादी से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ससुराल वाले बिमला को मायके की दरिद्रता के कारण दुत्कारते रहते हैं। यह बात मुझे सरला स्वयं न कह सकी, क्योंकि उसे भय था कि मैं उसे सांत्वना देने के बदले चिढ़ाऊंगा कि अब तो तुम्हें बड़ी जाति और बड़ा घर मिल ही गया है। आज सरला स्पष्ट अनुभव कर रही है कि क्रांति हमेशा पीड़ित व्यक्ति की आह से प्रस्फुटित होती है। जिस सीमा तक बर्दाश्त कर उत्पीड़क आह को दबाए रख सकता है परिस्थिति जन्य व्यवस्थाओं से, तब तक क्रांति का शिशु जन्म ही नहीं ले सकता। कभी कभी बर्दाश्त करना भी क्रांति के शिशु की भ्रूणावस्था में ही हत्या करना है। प्रकारांतर से अपनी अस्मिता की अर्थी सजाना है। हम सुविधापरस्त लोग सहज में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। सुविधा परिस्थिति का भला संघर्ष से क्या संबंध। नैनीताल उस लड़के की शादी हो चुकी है जिससे मैंने सरला को बिमला की शादी करने को कहा था। शादी भी सरला के दूर के रिश्ते वालों से हुई, बिमला के मामा के साले की लड़की से। इस शादी से सरला को और भी कुढ़न हुई। वह अपने मामा से नाराज है कि उससे बिमला की शादी के लिए तो मना कर दिया, किंतु साले की लड़की की शादी करवा दी।
सरला के कारण पूछने पर उसके मामा ने दो टूक उत्तर दिया। लड़का ठीक ही है, जाति बंधन आजकल कुछ ढीले पड़ गए हैं। विमला के लिए आपने मना क्यों किया? यह अंजल की बात है, तब मैंने अधिक पूछताछ भी नहीं की थी। अब तुम ही बताओ, जीत किसकी हुई, विमला की या उसके मामा की? मैं जब भी तुम्हें पत्र लिखता हूँ, इधर उधर की बातों से ही पत्र भर जाता है। तुम यह न समझ लेना कि मैं तुम्हें कम महत्व देता हूँ। तुम तो मेरे जीवन की प्रेरणा एवं स्फूर्ति हो। अपनी कुशल सहित उत्तर शीघ्र दें, तुम्हारा अपना दुखद सपना। अगला पत्र। शुकल्पने, बहुत बहुत प्यार। तुमने लिखा है कि मैं तुम्हारा दुखद नहीं सुखद सपना। ठीक है, तुम भी तो मेरे लिए सुखद सपना ही हो। वास्तविक जीवन के भार को ढोने के लिए मनुष्य के स्वप्न ही तो उसे बल देते हैं। फिर हम जैसे निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों के पास तो सपना ही जीने का अंतिम आधार होता है। चिरंजीव सुरेश का पत्र आया था। लगता है वहां वह कुछ परेशान है। पत्र की भाषा अत्यंत स्वाभाविक एवं निश्चल है। बरेली की गर्मी भी वह परेशान है। चिरंजीव सुरेश के पत्र के विषय में सौभाग्यवती चंद्रा के विचार कुछ भिन्न हैं। उसका कहना है कि सांप सांप को ही पैदा करता है। व्यर्थ में पारिवारिक शांति को भंग न करने के उद्देश्य से मैंने बात वहीं पर समाप्त कर दी। अन्यथा इसके प्रत्युत्तर में मैं भी कहना चाहता था कि ठीक है, सांप यदि सांप पैदा करता है तो इंसान ही पैदा करेगा न कि सांप। सुमन, तुम्हें यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि सरला के मामा गरीब धनसिंह के से मुकदमा जीत गए हैं। तुम्हें पता होगा, धनसिंह की जमीन जो कई वर्षों से वर्ग 4 के अंतर्गत सरला के मामा के पास थी, उसे धनसिंह ने अपने कब्जे में करना चाहा था, किंतु तथाकथित न्याय पांडे जी के पक्ष में गया। जाता क्यों नहीं, वह स्वयं वकील हैं, ग्राम सभा के सभापति हैं और साथ ही साथ जिला परिषद के सक्रिय सदस्य हैं। लगता है यह भ्रष्टाचार का युग है। कहीं भी देखें सर्वत्र भ्रष्टाचार समान रूप से व्याप्त है। आजकल हमारे कॉलेज में प्राइवेट छात्रों के फॉर्म खुलेआम बिक रहे हैं। अपनी रोजी रोटी के खातिर हम भी मौन हैं। तुम्हें पता है, जब हम छड़े थे, एक बार सिद्धांत के जोश में आकर मैंने प्रधानाचार्य की रिपोर्ट की, तब मेरी ही खिंचाई हो गई थी। मुझे केवल रेजिडेंट्री ही नहीं, स्थानांतरण का भी सामना करना पड़ा था। अब यह सब कुछ करने की हिम्मत भी नहीं है। बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान रखकर पिता को रखना ही पड़ता है। दीपक भी रजनी के साथ स्कूल जाने लग गया है। दीपक काफी शरारती है। प्रत्येक दिन उसकी कुछ न कुछ शिकायत आती ही है। वैसे पढ़ने में ठीक है। घर की इस बीच कोई कुछ नहीं मिल पाई है। चंद्रा जी प्रसन्न एवं स्वस्थ हैं। शेष तुम्हारे प्रत्युत्तर मिलने पर। तुम्हारा एक। मधुर कल्पने, अमित प्यार। तुम्हारे लिए कोई भी संबोधन इतने सार्थक एवं भावपूर्ण नहीं लगते जो कि मेरी सुकोमल भावनाओं का अपने पूर्ण लावण्य एवं अर्थ के साथ अभिव्यंजना कर सके। सच सुमन, शब्दों की अभिव्यंजना शक्ति इतनी कुंठित होती है, यह मुझे तुम्हारे मधुर स्नेह के में आप्लावित होने के बाद ही विदित हो सका। खैर छोड़ो इन बातों को। घर से पूज्य बड़े भाई साहब आए थे। सुरेश के लिए बरेली का वातावरण अनुकूल नहीं रहा। बीमार ही रहने के कारण उसे घर पहुंचा दिया है। भाई साहब उसके विषय में ही पूछने आए थे कि अब क्या किया जाए। इस बार मैं चुप ही रहा। कतिपय कारणों से चाहते हुए भी उसे अपने पास नहीं रख सका। कह नहीं सकता किन कारणों से आजकल मैं कुछ परेशान सा रहता हूँ। केवल तुम्हारी मधुर स्मृति ही मुझे जीवन संघर्ष की थकान के बाद अपने मधुरा विश्राम करने का आह्वान करती है। ये आवाज वापस आ रही मेरी।
इधर एक उड़ती खबर सुनी कि बिमला की छोटी बहन लता का किसी पीडब्ल्यूडी के क्लर्क से अनुचित संबंध स्थापित होने से वह गर्भवती हो चुकी है। हे ईश्वर, यह बात सत्य न हो, अनर्थ हो जाएगा। इस सप्ताह के धर्मयुग में जीवन की एक कविता भी छपी है। शीर्षक था समाज से द्रोह करूंगा। कविता यथार्थवादी थी। एक विचित्र खबर यह भी सुनी कि सरला के मामा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर रूप से घायल किया है। शंका धनसिंह पर की गई है। अभी तक फौजदारी कार्रवाई क्या हुई है यह मुझे ज्ञात नहीं हो सका है। चंद्रा जी मायके करने के मूड में हैं। संभवतः निकट भविष्य में सालीजान रमा की शादी होने निश्चित हुई है, अतः आर्थिक रूप से उद्विग्न हूँ। प्राय 1001 की चपत लगेगी। आजकल हमारे विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं, अतः अध्यापन की दृष्टि से कार्यभार मुक्त हैं। अभिभावक लोग बड़े विनम्रता का व्यवहार कर रहे हैं। कतिपय सज्जन तो साग भाजी या बच्चों के नाम पर बिस्कुट आदि लाकर अपने पालियों को अगली कक्षा में धकेलने हेतु पैर झुककर अनुनय कर जा रहे हैं। यदि अब उनके पालियों को अग्रिम कक्षा में धकेलने हेतु 3 अंकों के 33 न बनवाए जाएंगे तो परिणाम क्या होगा तुम स्वयं समझ सकती हो, क्योंकि तुम्हें भी इस प्रकार के कटु मधुर अनुभव हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं, कुछ अध्यापकों की तो आजकल बन आई है। उन्होंने भी अंकों की कीमत निर्धारित कर दी है। उन्हें किसी प्रकार की मानसिक ग्लानि भी नहीं होती है। इस सब कार्य व्यापार में उनका कहना है मार खाने से तो पैसा खाना अच्छा है। तुम्हें यह जानकर दुखद आश्चर्य होगा कि रिश्वत न देने से मुझे अभी तक इलेक्शन ड्यूटी का यात्रा भत्तादि नहीं मिला। इस बार अपने बाबू से कहा है कि वह उक्त यात्रा भत्तादि एन केन प्रकारेण ले आए। बाबूजी कल काफी झुंझला रहे थे कि आप व्यर्थ में काम बढ़ाते हैं। सभी लोगों के साथ आपका भी बिल पास हो जाता, किंतु उस समय तो आप ऐंठ गए। मैं चुप हो गया। रिश्वत देने की मजबूरी शायद भारत की नियति हो चुकी है, आज से नहीं अंग्रेजों के जमाने से, जबकि राजे महाराजे लोग अपना उल्लू सीधा करने हेतु रिश्वत देने लगे थे। मुझे चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि दीवार के भी कान होते हैं। यदि मैं रिश्वत देकर के बिलों को पास करवाने की बात खुले रूप से प्रकट करूं तो मैं ही मामा के घर बंद कर दिया जाऊंगा। अधिक क्या लिखूं? जीभ का स्वाद कशला हो गया है। तुम्हारा कोई। अगला पत्र। प्रिय चिदम्बरे, अमित स्नेह और आशीष। मानव हमेशा सौंदर्योपासक रहा है। इससे जहां उसे कुछ क्षेत्रों में अकल्पनीय सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर कतिपय क्षेत्रों में दुर्भाग्य के पैरों तले रौंदा गया है। समस्त ललित कलाओं ने ही मानव की सौंदर्योपासना के फलस्वरूप पृथ्वी पर संस्कृति के साकार रूप में मनुष्य को धन्य किया है। मुझे संस्कृति के हर उपांग से मैं मनुष्य द्वारा सौंदर्योपासना की अभिव्यक्ति में उसकी समर्पित ललित कला के दर्शन होते हैं। उनका सौंदर्य के प्रति यदि यह आकर्षण न होता तो मनुष्य अन्य जीव जंतुओं के मध्य विभाजन रेखा कभी नहीं खींची जा सकती। मनुष्य है इसलिए कि उसके पास अपनी संस्कृति है। संस्कृति इसलिए है कि वह सौंदर्य के प्रति समर्पित है। किंतु यही सौंदर्य शक्ति तनिक भी विचलित पथ में अग्रसरित होने पर मानवीय संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। सौंदर्य की गलत साधना संस्कृति को विकृत कर का कारण बन जाती है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हुई हो अथवा किसी अन्य सांस्कृतिक विधाओं में। मैं तो यहाँ तक कहने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि प्रेम जैसे उदात्त एवं उद्दाम भावनाओं का उद्गम स्थल सौंदर्य के प्रति मधुर आसक्ति ही है। विकृति की में जुजुक्सा उत्पन्न होती है, न कि प्रेम। प्रेम का घृणा में बदलना विचारों, भावनाओं, कर्म अथवा सैद्धांतिक मानसिक स्तरों में कहीं न कहीं सौंदर्य की विकृति ही है। इसलिए सौंदर्य में विकृति न आने देने के लिए
अथवा प्रेम में कमी न होने देने के लिए यह आवश्यक है कि विचारों, भावनाओं, कर्म अथवा सिद्धांतों में असामंजस्य न आने पाए। विचारों, भावनाओं की असामंजस्यता की अभिव्यक्ति में प्राय पवित्र एवं अपवित्र शब्दों को ही प्रयोग में लाया जाता है। विशेषकर के मूल्यांकन हेतु भारतीय संस्कृति में पवित्र एवं पवित्र शब्दों की संपूर्ण दर्शन को प्रभावित किया है। उपयुक्त तर्क के आधार पर भी मैंने अपने पूर्व पत्र में लता के गर्भवती होने की संभावना को सौंदर्य की अपवित्र उपासना मानते हुए अनर्थ हो जाएगा शब्द लिखा था। तुमने प्रश्न किया है कि क्या हमारा प्रेम व्यापार उसी प्रकार के अनर्थ की शुरुआत न होती? कभी नहीं। यह तो उपासना की विधि पर निर्भर है। काला जादू यदि समाज में मनोरंजन हेतु प्रदर्शित हो तो इसमें किसको परेशानी है? इसके विपरीत किसी अनिष्ट के लिए प्रयुक्त उक्त विद्या गर्हित ही मानी जाएगी। अतः विज्ञान, जादू, संस्कृति, धर्म आदि स्वयं में न बुरे हैं न भले, अपितु इनका प्रयोग ही बतलाएगा कि वे हितकारी हैं या विनाशकारी। सुनने में आया कि लता ने उस क्लर्क से कोर्ट मैरिज कर अपने संबंध को वैधानिकता प्रदान कर दी है। आधी आकर शांत हो चुकी है। इस बार अकल्पनीय रूप से सरला का पत्र मिला। उसे लता के कारण अत्यंत मानसिक क्लेश का सामना करना पड़ रहा है। उसने यहाँ तक लिखा कि यदि जीवन में उसे न देख लिया होता तो उसने आत्महत्या कर ली होती। उसने अपनी सबसे छोटी बहन अनसुया के लिए योग्य वर ढूंढने को लिखा है। उसका स्पष्ट कहना है कि अब वह मेरी राय को शिरोधार्य करेगी। अभी तक मैं अनसुया हेतु कोई वर नहीं ढूंढ सका हूँ, किंतु अपनी ओर से प्रयत्नशील हूँ। सरला के मामा अभी मृत्यु शैया पर हैं। धनसिंह को शंका के आधार पर हवालात में बंद कर दिया है। अन्य समाचार पूर्ववत हैं। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा अपना। और अगला पत्र। प्रिय सुमन, सप्रेम शुभाशीष। मुझ पर गत वर्ष एक नहीं दो वज्रपात एक साथ हुए। पूज्य बड़े भाई के निधन पर तो मैं उनकी अस्वस्थता के कारण स्वयं धैर्य धारण कर सकने में समर्थ था। फिर भी जीवन के प्रति अनाशा के भाव पैदा हुए थे। उस समय मैंने प्राय सभी जगह पोस्ट कार्ड द्वारा उक्त सूचना भेज दी थी, किंतु जब मेरे आंगन का दीपक ही बुझ गया तो मैं इतना अधिक विचलित हो गया कि किसी को भी पत्र लिखकर उक्त दुर्घटना की सूचना देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तुम्हें चंद्रा ने सूचित किया था। तुम तत्काल 2 माह की छुट्टी लेकर आई थी। तुमने चंद्रा एवं रजनी को नवजीवन दिया। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। चंद्रा तो अब तुम्हें संभवतः मेरे से भी अधिक प्यार करने लगी है। इस बीच कई घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। लता शादी के 6 माह बाद ही उस क्लर्क से तलाक हो गया है। लता का सरला के मामा का निधन हो चुका है। धनसिंह को आजन्म कारावास की कठोर सजा मिल चुकी है। सौभाग्यवश लता के तलाक से पूर्व अनसुया की शादी को हो चुकी है। अनसुया की शादी देवेंद्र जेई से हुई है। देवेंद्र सुदर्शन और सुशील लड़का है। यह संबंध मेरे द्वारा ही स्थापित हुआ है। देवेंद्र मेरा शिष्य रह चुका है। जीवन का एक कहानी संग्रह कटीली दीवार प्रकाशित हुआ है। उसकी चर्चित पुस्तक रही है। काफी चर्चित पुस्तक रही है। चंद्रा एवं रजनी तुम्हें काफी याद करते हैं। उनकी ओर से अभिवादन स्वीकारें। शेष फिर तुम्हारा ही निर्मोही। प्रिय कविते, सप्रेम शुभाशीष। अगला पत्र है। दीपक के निधन के बाद मेरे जीवन में एकदम दार्शनिक नीरसता आ गई है। मैं बार बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करता हूँ, किंतु वह आत्मिक संतोष जो तुम्हारे में दीपक के निधन के बाद मिला था, उक्त अध्ययन से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जीवन के विषय में सुना कि वह अब एकदम बदल चुका है। काफी प्रसन्न रहता है, लेकिन अध्ययन
केवल लेखन में व्यस्त रहने के परिवार के प्रति विशेष ध्यान नहीं देता। सरला से उसे विशेष स्नेह है। लता के कारनामों से जीवन को विशेष ग्लानि नहीं हुई है। यह बातें मुझे अनुसुईया से विदित हुई। उसके लिए जीवन का एक पत्र आया था जिसमें उसने स्पष्ट घोषणा की थी, बहन तुमने लता के लिए भावुकता में गाली गलौज लिख दी थी, यह उचित नहीं है। लता हमारी बहन है, उसको यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो अन्य कोई नहीं समझ पाएगा। वह क्रांतिकारी है, समाज के उत्पन्न विकृति की पीड़ा है, उसकी पीड़ा को दूर करना और उसके क्रांतिकारी मार्ग को प्रशस्त करना हमारा कर्तव्य है। कह नहीं सकता कि जीवन कहाँ तक सत्य है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि वह अत्यंत आशावादी एवं प्रगतिशील है। सौभाग्यवती चंद्रा और रजनी की खुसर फुसर खूब चलती है। बिटिया रजनी मुझे निर्देश देती है कि मैंने किसे किसे प्रत्युत्तर देना है और क्या क्या लिखना है। लेकिन तुम्हें जब कभी पत्र लिखने बैठता हूँ तो अंत में हमारी ओर से मौसी जी को अभिवादन लिखना न भूलें, यही निर्देश मिलता है। जैसा कि तुम्हें विदित ही है, चिरंजीव सुरेश को चंद्रा यहाँ रखने के लिए तुम्हारे कहने पर तैयार हो गई थी। चिरंजीव सुरेश शीघ्र भी यहाँ आ जाएगा। किमधिकम। और इस उपन्यासिका का अंतिम पत्र। सुकल्पने सप्रेम शुभाशीष। चिरंजीव सुरेश यहाँ आ चुका है। पूजनिया भाभी जी स्वयं यहाँ आई और अपने भाई को बुरा भला कहने लगी। मैंने उन्हें किसी की आलोचना न करने तथा अपने ही व्यवहार में सुधार लाने का निवेदन किया। इस बार पूजी भाभी रही और कहने लगी, लाला जी आप लोग बड़े पढ़े लिखे हुए, हमने क्या देखा क्या सुना, हम तो पशु हैं, हमारी बातों पर आप ध्यान न दें। औरत जात ही ऐसी होती है, हमारा व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहता। आपके भाई आपकी सौभाग्य चंद्रा की बहुत तारीफ करते हैं। आपके भाई साहब चिरंजीव सुरेश को भी आप लोगों से विशेष स्नेह है। मैं ही आप लोगों को समझ नहीं पाई। पूजनी सास के ये दुर्व्यवहार से मैं लज्जित हूँ। की जड़ उनका अभिशाप ही है। भाभी जी कहकर रोने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। पूजनिया माता जी को भले ही आपने कितना ही दुख दिया हो, किंतु माँ का हृदय इतना कलुषित नहीं हो सकता कि वह अपनी संतान को अभिशाप दे। पूजनी भाभी जी यहाँ प्राय 1 सप्ताह रुकी हैं। उनमें वस्तुतः मानवीय गुणों का विकास परिलक्षित हो रहा है। चिरंजीव सुरेश प्रसन्न है। सौभाग्यवती चंद्रा एवं रजनी को तो जैसे खोया हुआ दीपक पुनः मिल गया है, वैसी ही खुशी है। भाई साहब की लड़की प्रेमा का विवाह निश्चित हो चुका है। अब सारा उत्तरदायित्व मुझ पर ही हुआ। जीवन की बहन लता ने सेकेंड मैरिज कर ली है। स्वयं जीवन के प्रयास से यह संभव हुआ। लड़का किसी मिल में काम करता है। मैं उसकी शादी में गया था। जीवन ने मुझे बहुत सम्मान और आदर दिया। सभी भाई बहन और दामाद आदि आए हुए थे। जीवन की सफलता से मुझे प्रसन्नता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और उसकी पहली घोषणा भ्रष्टाचार उन्मूलन का कार्य करने हेतु एक विशिष्ट सेल का निर्माण करने का है, जिसमें प्राय हर विभाग में से ईमानदार और कर्मठ व्यक्तियों का चुनाव किया जाएगा। उन पर अंकुश लगाने के लिए उनकी सारी संपत्ति का मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है। प्रत्येक ग्राम में युवक मंगल दल की स्थापना तथा युवकों के महत्व को देते हुए उनके द्वारा सामाजिक हित में किए गए कार्य को प्रोत्साहित करना इस सरकार की दूसरी घोषणा है। सौभाग्य से मंत्रिमंडल में चारित्रिक रूप से ऊंचे लोगों के आने से मुझे विश्वास हो रहा है कि भारत में नवजागरण युग आ रहा है। पूर्णमिदम तुम्हारा हितैषी। तो यह मेरे उपन्यासिका पूरी हुई और आप लोगों ने इसे बड़े मनोयोग से सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। एक बात मैं कहूँ सर, पारिवारिक संवाद की अभिव्यक्ति बहुत आनंददायक है और आजकल तो व्हाट्सएप और मोबाइल पे सब बातें होती हैं, उनमें वास्तव में पत्रों के माध्यम से ये सारी बातें की जाती थी। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोजू। सुंदर में बधाई ले सुंदर कृति लीजिए
और एक नई प्रयोग छी पत्र विधा में किलक साहित्य की एक विधा पत्र लसु पत्र लेखन। और पत्र लेखन हालांकि आजकल उद्योग ज़्यादा प्रासंगिक नहीं रहो और व्यवहारिक नहीं, किले की तुरंत सूचना मनुष्य भिदेर पहुंच जानी और वैचारिक उथल पुथल जदुल चू पत्र में निकाय जैसी पहली और सामाजिक जदु सरोकार छन और संबंध छन मानवीय जो भाव छन और उमें प्रेम ल छू उमें प्रतिस्पर्धा ल छू और उमें क्लेश ल छू है ना उमें बहुत किस्म भाव भरी हुई छन और पत्रों का माध्यमल कुछ समय अंतराल तक पाठक के पास पहुंची वी प्रत्युत्तर में फिर भी भाव लेखन तले कुछ अलग अजे थी। तो बचपन में हमूल्य पत्र लिखी हमार तो परिवार 36 साल से बॉम्बे में रहो तो हमार संप्रेषण पत्र एक माध्यम थी और उमें हमार गांव के आसपास हमार कदू महिला लोग थी जो मिहे पे पत्र लिखा थी और वो एक वाक्य लिखा थी और बात शुरू में पढ़ कभी को थी तो वो भाव लिखते 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 वो लास्ट तले बहुत समय लगती वो पत्र का तैयार होने में और बहुत इंतजारी बात वो पत्र जब प्राप्त होती तो भी एक अलग अनुभूति और खुशी रहती और भली का टांज में धरी जाती और कदू बगह पड़ी जाती और वो पत्र यासले होती कुछ पत्र तो जो प्रेम पत्र छन वो तो शिरान में धरवे और कदू बगह गुदगुदो छी आदमी का। तो अपन जो ये पत्र वाचन कर रखो ये पत्र वाचन में जो अनुभूति थी वो हमको उस समय उस दौर में लिया और निश्चित रूपल ये जो उपादेयता छू आजले उद्योग छू प्रासंगिक छू हमार हालांकि कार्यालयी तौर पर पत्रों लेखन आजकल होनो लेकिन जो व्यवहारिक तौर पर हम लोगों ने ये विधा में बहुत कम काम हम लोग करने लगनी लेकिन आने वाली पीढ़ी ये महसूस कर सकल कि पत्र लेखन को सरल हो जी और कसी को ढंगल करी जान से तो भी अपन महत्व जरूर छू। बहुत सुंदर वाचन है साथ में सुंदर और शब्दों संयोजन भाव प्रवणता और जो आप लेखनी लीजिए मैं हम बहुत अब नमन करना आपको लेखनी का और हमारे ज्ञान ला ये एक वर्धन हो और अखिल में आज करनो कि कुछ नई सृजन आपो द्वारा फिर होती रहो और हमार ये पटल पर धरते रोला। मैं दिल्ली पर जुड़ी हुई आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी को प्रणाम करनो उले जुड़ी सन ललित तिवारी जी जालंधर बटी डॉक्टर BS कालाकोटी साहब ले पटल पर अपन आशीर्वाद देना लगनी और चंपा जी को मैं बहुत उनके साधुवाद धन्यवाद देनू उड़ातार बड़ी रोनी और उन्होंने बहुत एक अपन लेखनी में बहुत जो सहयोग कर रखा ये साहित्य श्रीविधि में मैं सोचना कि उन्हें प्रेरणा कहीं न कहीं ये साहित्य सृजन में छू अनिल और उन्हें आशीर्वाद हमको लगातार मिलते रहो तो मैं बहुत धन्यवाद करते हुए आज की तीसर भाग में ये एक उद्यापन लीजिए मैं आपको निवेदन करते हुए धन्यवाद करते हुए प्रणाम करते हुए सबको मैं शुभकामना देनूँ और आदरणीय तिलक राज जी को मैं बहुत बधाई देनूँ ये उपन्यासिका लीजिए और फिर हम आपको आशीर्वाद चाहूँ कि अगली कृतियों को आप ये पोर्टल पर इसके धरते रोला और हमारा ज्ञानवर्धन करते रोला। बहुत धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद आपके इतने सुंदर अभिव्यक्ति के लिए। और एक विचित्र बात ये है इस उपन्यास में आपको आश्चर्य होगा ये मैंने शादी से पहले लिखी है लेकिन इसमें कुछ संयोग ऐसे रहे कि मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हुआ दुख भी हुआ कि जो मैंने इसमें लिखा वो मेरे जीवन में कैसे घटित हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मेरी शादी नैनीताल से हुई तो मेरी जो मैंने प्रेमिका बनाई है नैनीताल से बनाई है और पत्नी का नाम चंपा है मेरा और इसमें मैंने अपनी पत्नी का नाम चंद्रा लिखा है और ये सब तो सब बहुत बढ़िया रहा लेकिन सबसे बड़े दुख की बात ये रही है अध्यापिका है वो भी अध्यापिका बनाई है जो प्रेमिका बनाई लेकिन दुखद घटना क्या हुई कि जो मैंने जिस लड़के का नाम दीपक रखा और जिसको मैंने मर गया कह दिया दिवंगत हो गया जो तो बड़ी भारी दुखद घटना ये रही कि मेरा भी एक लड़का हुआ जो 2.5-3 साल में जो दिवंगत हो गया। पता नहीं कैसे ये संयोग रहा नैनीताल में तो एक बड़ा मतलब
आश्चर्य होता है कि कैसे इसमें वो सारी चीजें आ गई, जो घटनाएं लगभग प्रकारांतर से कहीं न कहीं वो साम्यता लेते हुए, ये की बात इसमें रही। और आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक अपने पिताजी के चित्रपत्र सारे रखे हुए हैं। एक बार सोच रहा था कि उन पत्र को मैं प्रकाशित कराऊंगा करके, अभी तक नहीं करा पाया। बहुत पूरे किताब उनकी पत्र सारे आते थे हमारे लिए, जो आप कह रहे हो, पहले तो पत्र ही आते थे, तो काफी बड़ा गट्ठर है उनके किताबों का, मेरे पिताजी के पत्रों का। तो धन्यवाद, आपने बहुत तारीफ की मेरी, बहुत पत्र विधा ही होती थी। तो और भगवान की कृपा से एक उपन्यासिका बन रही है पत्र लिखते लिखते। धन्यवाद जी। पहली जो हमें दी थी तुम चिट्ठी लिखी, बोला चिट्ठी धराए से कोई मेरी चिट्ठी लिखने का काम तो इस उसको रोकने का, उसको रखने का काम तो इसने रखा या नहीं रखा मैं नहीं जानता। हरणे बात से माइंड धर गया। बहुत आभार, बहुत आभार। अगर कोई चिट्ठी रिकॉर्ड धरा से